भारतवर्ष प्राचीन इतिहास और सभ्यता वाला अद्भुत राष्ट्र। चप्पे चप्पे पर पौराणिकता और हर कदम पर दिखती अलग अलग जीवन शैलियां, सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण एक राष्ट्र में संपूर्ण विश्व का दर्शन। आधुनिकता के साथ पुरातनता का सह अस्तित्व, नवीनतम मशीनों के साथ पारंपरिक औजार और बड़े पैमाने पर उत्पादन करती फैक्ट्रियों के साथ छोटे छोटे पारंपरिक औजारों के साथ घर में ही हो रही कारीगरी से चलते कुटीर उद्योग। ऐसी ही कारीगरी को अंजाम देते कलावंतों का शहर है हरियाणा का रेवाड़ी। और इस रेवाड़ी में सदियों से चलता आ रहा है पीतल के बर्तन बनाने का कुटीर उद्योग। भारत की ही तरह रेवाड़ी का भी अपना इतिहास है। महाभारत काल में एक राजा थे रेवत। उनकी एक कन्या का नाम था रेवती, जिसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से हुआ था। राजा रेवत प्यार से अपनी बेटी को रेवा बुलाया करते थे। अपनी लाडली बेटी के नाम पर उन्होंने एक नगर बसाया और उसका नाम रखा रेवावाड़ी। बीतते समय के साथ यही रेवावाड़ी रेवाड़ी कहलाने लगा। रेवाड़ी के इतिहास में पीतल का अध्याय दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू के कारण जुड़ा। वे मूलतः यहीं के थे। रेवाड़ी शहर के कुतुबपुर इलाके में अब भी हेमू की हवेली शान से अतीत की कहानी कहती है। हेमू ने रेवाड़ी में पीतल की तोपें बनाने का काम शुरू किया था। उस समय पीतल की तोपें युद्ध जीतने की गारंटी मानी जाती थीं। रेवाड़ी की सीमा राजस्थान से सटी हुई है। स्वाभाविक है कि सूरज की तपन और धूल भरी आंधियां झेलते हुए यहां पानी की भयंकर कमी हो जाती है। पानी की इसी कमी को पूरा करने के लिए जल भंडारण जरूरी था। इसके लिए तोपों से बचे खुचे पीतल के टुकड़ों से तरह तरह के पानी भरने के बर्तन बनाए जाने लगे। रेवाड़ी से सटी राजस्थान की रियासत खेतड़ी में तांबे की खानें थीं, इसलिए कच्चे माल की कोई कमी नहीं थी। देखते ही देखते रेवाड़ी में बने पीतल के बर्तन दूर दूर तक जाने लगे। सन 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू की हार के बाद रेवाड़ी उतनी महत्वपूर्ण तो नहीं रही, लेकिन यहां पीतल कारोबार की यात्रा अनवरत चलती रही। तोप की जगह पीतल के बर्तन और सजावटी सामान का उत्पादन प्रमुख हो गया। धीरे धीरे रेवाड़ी को लोग पीतल नगरी के नाम से जानने लगे। सदियों से चल रहे पीतल के कारोबार ने रेवाड़ी को एक खास शख्सियत दी है। इस शख्सियत से परिचय तब और गहरा हो जाता है जब आप चौड़ी सड़कों से होते हुए अचानक उन बेतरतीब और तंग गलियों में प्रवेश करते हैं जहां ठक ठक की लगातार आवाज से आपका वास्ता पड़ता है। यहां न कोई लंबी चौड़ी कार्यशाला है और न भंडारण के लिए उचित क्षेत्रफल वाली जगह, मगर प्रतिबद्ध तथा मजबूत इरादे वाले कारीगरों के संकल्प के चलते ये कमियां छिप सी जाती हैं। खास तरह का काम या कारोबार करने वालों को भारत में एक खास जाति के रूप में पहचाना जाता रहा है। स्वाभाविक रूप से इन पीतल के कलाकारों की जाति भी ठठेरों की है, मगर मूल रूप से ये ठठेरे रेवाड़ी के नहीं हैं, बल्कि इन्हें इसी कारोबार के लिए राजस्थान से लाकर बसाया गया था। जब इनकी कारीगरी फलने फूलने लगी तो कुछ अन्य जातियां भी इस कारोबार से जुड़ गईं। लेकिन इस पेशे की कारीगरी तो मौलिक रूप से ठठेरों की ही है। ये अपने काम से इतनी सहजता के साथ जुड़े हैं कि इन्हें इसके लिए अलग से किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं।
जहां ठठेरों का पूरा परिवार रहता है, वहीं इनकी कारीगरी भी चलती रहती है। कारीगर और उसकी कारीगरी के बीच एक भावनात्मक रिश्ता होता है। यह रिश्ता अभ्यास की साधना से सुंदर परिणाम के रूप में सामने आता है, मगर इस परिणाम के आर्थिक फल पर इनका अधिकार बहुत कम होता है। पीतल की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बिचौलियों के पास चला जाता है, जिनकी भूमिका निर्माण प्रक्रिया के पहले से ही शुरू हो जाती है। पीतल का बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है कच्चा माल, और कारीगरों के सामने यह कच्चा माल पीतल के गोले के रूप में आता है। पीतल के इन गोलों को कारीगरों के शब्दों में पीतल का लड्डू कहा जाता है। पीतल के लड्डुओं की कीमत संख्या में नहीं बल्कि मात्रा के रूप में आंकी जाती है। यही कारण है कि इसे तौलकर बेचा और खरीदा जाता है। पीतल के लड्डू कारीगरों के पास सीधे सीधे इनके निर्माताओं से नहीं बल्कि बिचौलियों के माध्यम से आते हैं। ऊपर से देखने में पीतल के लड्डू भले ही साफ सुथरे लगते हों, मगर कारीगरी के हिसाब से इनमें कई तरह की अशुद्धियां मौजूद होती हैं। यही कारण है कि लड्डुओं को दहकती भट्टी में डाला जाता है। बर्तन बनाने का काम भट्टियों से ही शुरू होता है। अधिक तापमान पर पीतल के लड्डू आग के गोलों की तरह दिखने लगते हैं। ऐसे में इन्हें एक मशीन के जरिए बाटी के आकार में बदल दिया जाता है। इसे बुली बनाना भी कहते हैं। पीतल की बाटी बन जाने के बाद इन्हें एक खास तरह की मशीन पर ले जाकर बेला जाता है। इस बेलन के बाद जो आकार बनता है वो आवश्यकता के हिसाब से अब भी पर्याप्त नहीं होता है। यही कारण है कि उन्हें बड़ा आकार देने के लिए एक बड़ी मशीन पर बेला जाता है, और ऐसा करते हुए इन्हें बड़ी बड़ी चादरों में बदल दिया जाता है। इन चौकोर चादरों की उचित कटाई छटाई की जाती है। भविष्य में बनाए जाने वाले बर्तनों के हिसाब से ही उन चादरों की सटीक कटाई की जाती है। इसके लिए पर्याप्त आकलन क्षमता तथा अनुभव की आवश्यकता होती है। आवश्यकता के अनुसार कटाई हो जाने के बाद ढलाई का काम शुरू होता है। ढलाई का अर्थ यहां इन चादरों को मनचाहा आकार देना होता है। ये काम बड़े छोटे कई तरह के हथौड़ों और अन्य उपकरणों के माध्यम से किया जाता है। हथौड़ों की चोट सटीक जगह पर और सही तरीके से हो, इसके लिए गहरे अभ्यास की जरूरत होती है। आमतौर पर बर्तनों के 3 भाग होते हैं, जिन्हें किनारी, पेंदा और मोहल्ला कहते हैं। मनमाफिक आकार मिल जाने के बाद बड़ी चुनौती होती है अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ना। इसके लिए बड़ी ही कुशलता से अलग अलग हिस्सों की वेल्डिंग की जाती है। इसके बाद बर्तन अपने स्वरूप में आ जाता है। अब इसे हम पहचान सकते हैं, लेकिन अभी भी इसमें कई काम बाकी होते हैं। वेल्डिंग के बाद बदरंग हुए बर्तन को असली रंगत में लाने के लिए उन्हें तेजाब के हवाले किया जाता है। फिर इन्हें इमली के पानी में डुबोया जाता है। इस प्रक्रिया को 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार दोहराया जाता है। धुलाई की इस प्रक्रिया से बार बार गुजरने के बाद बर्तन तो साफ हो जाते हैं, लेकिन अब भी इनमें चमक नहीं होती। चमक पैदा करने के लिए इन्हें एक मशीन पर तेजी से घुमाया जाता है।
घूमते बर्तनों को कारीगर एक खास तरह के कागज की मदद से रगड़ता है। कठिन और लंबी घर्षण प्रक्रिया के बाद ये बर्तन सोने की तरह दमकने लगते हैं। ये चमकदार बर्तन वैसे तो तैयार दिखते हैं, लेकिन अब भी इनमें बाजार को आकर्षित करने की एक खासियत नहीं होती है, और ये है इन बर्तनों पर सजावट का काम। यह काम निर्माण प्रक्रिया का बेहद महत्वपूर्ण अंग है और कारीगरी की मंजिल का आखिरी पड़ाव भी। जिस तरह कोई सुनार अपने गहनों को बेहद छोटे छोटे हथौड़ों की मदद से हौले हौले चोट देकर उन्हें आकार देता है, ठीक उसी बारीकी के साथ इन कारीगरों के हाथ इन बर्तनों पर डिजाइन की लड़ी पिरोते हैं। इस प्रक्रिया को बीटिंग कहते हैं। बीटिंग के बाद शानदार डिजाइन वाले बर्तन अब पैकिंग और बिकने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। पीतल के बर्तनों की कारीगरी यहां पूरी हो जाती है और यहां से शुरू होती है इसके बाजार की कहानी। कारीगरी के ये कलावंत सिर्फ अपनी कारीगरी से ही वास्ता रखते हैं। बाजार के जोड़ घटाव से इनका लगभग अलगाव ही रहता है। ऊपर से तौल की बाजीगरी भी इनकी कारीगरी की कीमत पर प्रति किलो 10 से 15 रुपए की चपत लगा जाती है। कारीगरों की व्यथा कथा बड़ी लंबी है। बिचौलियों की मौजूदगी इनकी कारीगरी के प्रवाह को स्वच्छंद नहीं बहने देती। पीतल का कारोबार देश के अन्य हिस्सों में भी है जहां ये फल फूल रहा है, लेकिन हरियाणा की इस पीतल नगरी की मर्मभेदी शिकायत है कि इसकी पहचान लगातार खोती जा रही है। इस संबंध में सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के प्रोत्साहन की बड़ी जरूरत है। 50 साल पहले यहाँ पे कम से कम 5-4 घरों में पीतल का काम होता था और धीरे धीरे यहाँ का काम खत्म हो गया। जगाधरी में जब कुछ भी नहीं था, जब यहाँ काम होता था, और जगाधरी और मुरादाबाद बहुत रिवाड़ी से आगे बढ़ गया है और रिवाड़ी पिछड़ती जा रही है। हर साल अब यहाँ मुश्किल से 100 घर काम नहीं करते। रेवाड़ी के पीतल उद्योग को सबसे बड़ी चुनौती बाजार में मौजूद एल्यूमिनियम तथा स्टील के बर्तनों से मिलती है, क्योंकि ये बर्तन सस्ते होते हैं। हालांकि पीतल के बर्तनों की यदि खूबियां देखी जाएं तो इनके सामने एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तन कहीं नहीं ठहरते। एक तो पीतल के बर्तन में खाना खाना या पानी पीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभदायक होता है, वहीं दूसरी ओर पीतल के पुराने बर्तनों की कीमत भी बेहतर मिलती है। ये ऐसा है जैसे आप ही कोई चीज ले गए, ग्राहक कस्टमर हमसे ये टोकनी खरीद के ले गया। अच्छा। और ये इस्तेमाल 5 साल तक की उसने इस्तेमाल करने के बाद वो वापस लाएगा हमारे पास इसको फूट में डालने के लिए। इसकी दोबारा गढ़ाई होगी, गढ़ाई होने के बाद फिर कारीगर इसकी दोबारा से टोकनी बन जाएगी। जब वापस लाएगा तो ये बिकेगी कितने की? ये यानी ये समझ लो कि ये फ्री में भरती जाती है। अच्छा। हाँ जी, यानी 5 साल बाद आज आप कोई नई के परात या टोकनी जैसी ये ले जाते हो, ये आज की डेट में आपने खरीदी, और 5 साल बाद जब आप इसको लेके आओगे तो जिससे ज्यादा की ही आपकी बिक जाएगी। रेवाड़ी के पीतल उद्योग की एक बड़ी परेशानी है पुराने औजारों का प्रयोग। ये औजार सालों से बिना किसी सुधार के यूं ही चल रहे हैं। कारीगरों के घरों में इन औजारों की खटपट न जाने कितने वर्षों से चली आ रही है, जबकि तकनीक और प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है। पुरानी तकनीक होने के कारण काम में मेहनत बहुत लगती है, इसके चलते काम करने वाले इसमें नहीं आना चाहते। ठठेरा संघ के प्रधान की शिकायत है कि इस कारोबार में जितनी मेहनत है उसकी तुलना में लाभ बहुत मामूली है। ऐसे में इस पेशे का आकर्षण खत्म हो रहा है। 30 बरस पहले इस कारोबार की चमक के आगे सरकारी नौकरी का आकर्षण भी फीका था, लेकिन लगातार सिमटते इस कारोबार की बदहाली से परेशान कई ठठेरे अब अतीत में सरकारी नौकरी छोड़ने के अपने फैसले पर पछताते हैं।
हमको अपने काम की मजदूरी नहीं मिलती। मैंने आपको बताता हूँ, मैंने सन 1974 में ग्रेजुएशन की थी और मुझे सर्विस मिल रही थी, मगर मैंने सर्विस को छोड़ के अपने भाइयों को, अपने परिवार को तरक्की के रास्ते पर बढ़े मैंने लगाया। जो मैंने नया बढ़ के आया था, मेरे को गवर्नमेंट के प्लान का पता था कि गवर्नमेंट से ये सुविधा मिल सकती है, मगर अफसोस उस फैसले का आज मुझको दुख होता है। अगर मैं उस समय सर्विस कर रहा होता तो आज मैं इस ठटेरे के समाज के भटभट के दलदल से निकल जाता, सुख चैन से जिंदगी गुजारता। तंग गलियों और सिमटे हुए घरों में चलती इस कारीगरी के कारण पूरे मोहल्ले में हमेशा खटखट होती रहती है। आवासीय मोहल्ले में ये ध्वनि प्रदूषण कई बार असहनीय हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे मुक्ति पाने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं हुआ, प्रयास तो हुआ, लेकिन उस प्रयास पर पूंजीपतियों की नजर गड़ गई। इन कारीगरों के लिए ब्रास मार्केट के नाम से एक बाजार बनाया गया था, लेकिन विडंबना ऐसी कि यहाँ पीतल के कारीगरों को जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। एक समय श्री राम निवास जी डीसी आए थे यहाँ, उन्होंने हमारे लिए बहुत सोचा और हमारे लिए ब्रास मार्केट का निर्माण करवाया, मगर अफसोस ये पूंजीपति उस ब्रास मार्केट को खा गए। आज भी आप जाके देखो, ठटेरा काम करता हुआ दिखाई देगा, मगर ठटेरे के पास क्या कोई। इस छलावे के साए तले ठठेरों की अगली पीढ़ी बेचैनी महसूस करती है। इनकी नई पीढ़ी को मौके की गुनगुनी धूप चाहिए और नए पेशे का शामियाना। हम ये काम क्यों करें? हमारे पहले से चलते आ रहे ताऊ जी, दादाजी, ये काम करके कुछ नहीं मिला। दिन भर काम करते करते 200 की मजदूरी होती है। हम ये चाहते हैं कि पढ़ लिख कर अपनी अच्छी नौकरी मिले, घर का नाम रोशन करे और गली का नाम रोशन करे, इसलिए हम काम ये नहीं करना चाहते। कोई गली में से जाता है तो कान बंद करके जाता है। पीतल की इस कारीगरी में बच्चों और युवाओं को अपना कोई भविष्य नहीं दिखता। इस पेशे में अभाव का जो अंधेरा छाया है, उसके छटने की उन्हें कोई उम्मीद नहीं। ऐसे में उनकी नजर किसी ऐसे पेशे की तलाश में है जो आर्थिक मोर्चे पर मजबूत भी करे और सामाजिक हैसियत भी दिलाए। पीतल के कारीगरों के बीच कई गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। उन्हें भी लगता है कि यहाँ समस्याएं बहुत हैं। कारोबार के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है, उचित कार्यस्थल या कार्यशाला की नितांत कमी है, और सबसे बड़ी चुनौती है इन कारीगरों के लिए बाजार की सिमटती संभावनाएं। इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से हम लोग जो ठठेरों की जो कारीगरी कौशल है, उसमें तकनीकी विकास कराते हुए इनमें बाजार की संभावनाएं तलाशें, और ऐसा कारीगर पंचायत कर भी रही है। देश के दूसरे हिस्सों में कई बार हम लोग नेशनल लेवल पे एग्जीबिशन कराते हैं। जो अच्छे कलाकार हैं उनको राष्ट्रपति अवार्ड के लिए भी भेजते हैं। इस तरह का प्रयास राष्ट्रीय कारीगर पंचायत कर रही है, और भविष्य में हम रेवाड़ी के ठठेरों के लिए भी इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। रेवाड़ी के पीतल उद्योग में काम करने वाले कारीगरों की परेशानियों की सूची बड़ी लंबी है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा भी है जो उन्हें सुकून देता है। अपने ही घर में अपने परिवार के साथ काम करने की सुविधा कारीगरों को कहीं और नहीं जाने देती। हमारा काम बहुत अच्छा है, हम परिवार के साथ रहते हैं, परिवार के साथ काम करते हैं यहीं एक मिलकर। लेकिन हमने देखा कि कुछ सालों से देख रहे इस काम में, मतलब हम तरक्की तो नहीं कर रहे और मतलब गर्त की तरफ जा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है। पहले हमको टाइम में जो 47 के बाद, जैसे हमारे बाप वो पिताजी वगैरह बताते थे, हमको कोटा मिलता था सरकार की तरफ से, तो कोटा मिलता था, हम खुशहाल थे, बहुत कुछ मतलब एक दूसरे की मदद करते थे सारे। आज हम एक दूसरे के ऐसे दुश्मन से हो गए, यार वो काम कर रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, तो खींचतान सी ऐसी हो गई है कि मेरे को ऐसा लगने लगा कि इस काम से जितना निकल सकता निकल लो। बच्चों को मैं कर्ज ले रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ताकि इसका भविष्य बन जाए। अपनी तमाम मुश्किलों के बावजूद रेवाड़ी के ठठेरों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। उनका समाज अपने सीमित संसाधनों के बीच आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीदों का एक नया संसार ढूंढ रहा है।
इस संसार की उम्मीदों में प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया कार्यक्रम की एक नई रोशनी दिखाई दी है। आशा है कि इन कारीगरों की जिंदगी में स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वो दिन भी आएंगे जब इनके पास अपनी पर्याप्त पूंजी होगी, उचित कार्यशाला होगी, शानदार बाजार होगा और बिचौलियों से पूरी तरह मुक्त अपना कारोबार होगा। उम्मीदों की इसी रोशनी में नहाने की कल्पना करते हुए रेवाड़ी के पीतल कारीगर अपनी लय ताल बनाए हुए हैं।